अच्छा जी, आज जो टॉपिक है वो हमारा बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो उसमें HTML का कुछ पोर्शन जो है वो शामिल है। हमारा टॉपिक है आज फॉर्म से रिलेटेड, कि हम फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से यूज़र से इनपुट लेंगे, वैल्यूज लेंगे, URL की अहमियत PHP के अंदर क्या है, किस तरह से, उसको भी देखेंगे। तो विदाउट, अच्छा जी, हमारे पास HTML के टैग्स के अंदर, जिस तरह अगर आप लोगों ने W3 स्कूल्स को पढ़ा हो, हमारे पास सबसे पहले जब हम HTML लिखना स्टार्ट करते हैं तो HTML का टैग लिखा जाता है। उसके बाद इसका हेड होता है, हेड में हम कुछ मेटा टैग्स देते हैं, टाइटल देते हैं, और उसके बाद कुछ और चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अगर हमने CSS जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है तो वो हम हेड में करते हैं, और उसके बाद हेड को क्लोज कर देते हैं। हेड के बाद हमारे पास स्टार्ट होती है बॉडी, और यहाँ पर हम अपनी जो भी हमें HTML लिखनी है, टेबल का टैग होता है हमारे पास div होती है, हमारे पास टेबल के अंदर TRTD होता है, TR होता है, फिर इसके अंदर TD होता है, टेबल रो, टेबल कॉलम, हमारे पास स्पैन का टैग होता है, एंड सो ऑन। कुछ और मजीद ULLI है, OLLI है, इस तरह की कुछ चीज़ें हम HTML में इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन। अपने वेब के फ्रंट, यानी जो फ्रंट पेज है हमारा, उसको दिखाने के लिए हम ये HTML इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, HTML के साथ हम CSS को भी इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टाइलिंग, और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं दो तीन पर्पसेस में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को हम वेब के ऊपर, पहली चीज हम क्लाइंट साइड, अच्छा ये जितना भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो काम है या जो कोड है वो हम लिखेंगे, ये एग्जीक्यूट होता है या रेंडर होता है आपके ब्राउजर के ऊपर, यानी क्लाइंट साइड के ऊपर। सर्वर साइड पे आपका PHP का कोड है जो कि एग्जीक्यूट होगा, और वो एक HTML आउटपुट एज अ आउटपुट कह लें, वो एक फेंकता है क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर कि ये इसका फाइनल आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट है, जो कि आपके क्लाइंट साइड पे रेंडर होके आपकी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है। HTML भी, जावास्क्रिप्ट भी और CSS भी, ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट नहीं होती। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे आपके ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट होती है। हाँ, उस उनकी जो फाइल्स रखी होती हैं, फाइल्स हमारे सर्वर पे होती हैं, तो वो ऑन रिक्वेस्ट हम क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर उसको फेंक देते हैं कि ये तुम्हारे ब्राउजर पे जाके रेंडर होंगी दो तमाम चीज़ें, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को हम वेब के ऊपर नॉर्मली, वैसे तो इसके यूजेस और बहुत सारे भी हैं, लेकिन जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं वो एक वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, या फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंटरेक्टिव या यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्लाइड शो है, स्लाइडर चल रहा है, तो वो जो स्लाइडर चलाने के लिए आपको एक जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। वो जावास्क्रिप्ट वो इमेजेस को स्लाइड कर रही होती है मुख्तलिफ एनिमेशंस के साथ, तो वो सारा काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, यानी इन शॉर्ट करेंगे थोड़ा से आपकी वेबसाइट पे जो शशके डलते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी, और जावास्क्रिप्ट को मज़ीद आसान कर देती है हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि जावास्क्रिप्ट से की लाइब्रेरीज हैं जो कि आपके काम को काफ़ी आसान कर देती हैं। लाइक याहू UI है, मू टूल्स है, jQuery है, तो ये लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की जो कि आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देती हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी आसान कर देती हैं। ठीक है, तो जावा jQuery भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे। तो इन्हीं टैग्स में से हमारे पास, जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये टैग है फॉर्म का,
अच्छा, हर टैग जो HTML का हम टैग लिख रहे हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, या प्रॉपर्टीज कह लें या एट्रीब्यूट्स कह लें, जो कि हम देते हैं। अच्छा, फॉर्म के कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें एक एट्रीब्यूट है एक्शन का। एक्शन से मुराद ये होती है कि जब आपका ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये किस URL पे जाएगा, यानी किस जगह पे इसको सबमिट होना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देते हैं एक मेथड। ठीक है, बाकी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, आप किसी भी एलिमेंट को, मिसाल ये मैं इसको एक एलिमेंट कह रहा हूँ, ये फॉर्म का जो टैग मैंने ओपन किया ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट को, चाहे HTML का हो, उसको आप कोई नाम दे सकते हैं, ID दे सकते हैं, मजीद कुछ प्रॉपर्टी इनलाइन CSS दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन है, नाम, ID, इनलाइन CSS, मजीद विड्थ वगैरह, हाइट, इस तरह की चीज़ें ये कॉमन है, और हम आगे भी और देंगे। चलिए फिलहाल मैं इसको इसका नाम भी दे देता हूँ। चलिए, और ये फॉर्म का टैग क्लोज हो गया। हम जो काम करेंगे वो इन बिटवीन इन दो टैग के इन इसके दरमियान करेंगे। अब इसके अंदर जितनी भी हम फील्ड्स बनाएंगे, जो फॉर्म की फील्ड्स हम बनाएंगे, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जो पर्टिकुलर URL हम देंगे, तो यहाँ पर जितनी फील्ड्स हम लिखेंगे वो तमाम की तमाम उस URL के ऊपर सबमिट हो जाएंगी। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पर एक्शन कोई नहीं दे रहा, मेथड मैं दे देता। अच्छा, दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं फॉर्म के साथ, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल मैं मेथड यूज करता हूँ गेट, और मैंने यहाँ पर एक्शन कोई नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर एक फील्ड बना लेता हूँ, एक टैग लेता हूँ, पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पर मैं लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट में लिंक, और यहाँ पे पी का टैग क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ मैं ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, इनपुट टाइप, टाइप के साथ आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट का मतलब एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी आपके पास। आपके पास इनपुट टाइप पासवर्ड होती है, जिसमें आप कुछ टाइप करेंगे तो वो स्टैटिक स्टैटिक या राउंड सर्कल्स आपको शो करेगा। इनपुट टाइप आपके पास रेडियो होती है, रेडियो बटन्स, आपके पास चेक बॉक्स होता है, और जी सिलेक्ट, उसके लिए इनपुट टाइप नहीं लिखी जाती, उसके लिए सिलेक्ट का अलग से टैग होता है। जी इनपुट टाइप और इनपुट टाइप होती है सबमिट, एक बटन बनता है जो सब फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीसेट भी होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड, इसका नेम चेंज कर दीजिए पासवर्ड।
सबमिट बटन, और इसको मैं वैल्यू भी दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, ये एक मैंने एक बहुत छोटा सा फॉर्म बना दिया जिसमें मेरे पास 3 फील्ड्स हैं। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसका आउटपुट है, ये कैशे से, ब्राउजर कैशे से इसकी वैल्यू उठा रहे हैं जो कि चलिए यहाँ पर एक नेम, ये टेक्स्ट फील्ड बन गई हमारे पास। लेट्स से ईमेल आप पासवर्ड आप जो भी देंगे whatever। इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें और से सुन लीजिए। पहली चीज ये कि जब आप कोई फॉर्म का एक्शन नहीं देते तो ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये उसी यूआरएल पे सबमिट होगा जिस यूआरएल के ऊपर ये फॉर्म मौजूद है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया तो ये जो पेज है इसका यूआरएल था लोकल होस्ट स्लैश डेट आज की, उसके बाद फॉर्म्स डॉट पीएचपी। तो ये जब सबमिट होगा तो ये इसी यूआरएल पे ही सबमिट हुआ है। ठीक है जी, अगर आप कोई एक्शन दे देंगे तो ये फिर उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर या उस यूआरएल के ऊपर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसका तरीका क्या क्या है अभी हम दे लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ सबमिट डॉट पीएचपी। अच्छा, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ सिर्फ एक नाम, ये एक फाइल नेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो है वो इस पाथ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। लोकल होस्ट प्लस ये जो डेट है हमारी आज की 2000, यहाँ पर ये फाइल में। और अगर ये किसी और यूआरएल के ऊपर है, किसी और अलग फोल्डर में, तो आपको फिर यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा कि नहीं जी ये मेरी फाइल जो है ये फला फला जगह पे मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा अब हमने यहाँ पर मेथड यूज किया। अब मैंने यहाँ पे सबमिट दे दिया। मैं एक सबमिट की फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनको अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया डॉलर अंडरस्कोर कैपिटल लेटर्स में गेट। जब आप अपना फॉर्म का मेथड इस्तेमाल करते हैं गेट, तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो पीएचपी के एंड पे फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज जो यूजर ने फिल की होंगी वो आपको एक एरे के अंदर मिलती हैं जिसका नाम है डॉलर अंडरस्कोर गेट। ये पीएचपी का अपना एक प्री डिफाइंड एरे है, ग्लोबल एरे भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म की वैल्यूज मिलती हैं जब आप यूज करते हैं मेथड गेट। ठीक है जी, अच्छा अब इस फॉर्म के ऊपर चलते हैं। एक दफा फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ।
चाहिए। चलिए अब ये मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो ये आ गया सबमिट डॉट पी के ऊपर, अगर आप यूआरएल में देखें। उसके बाद जो मैंने इनपुट फील्ड नेम लिखा था, अगर आप मैंने इनपुट का नाम दिया था फुल नेम, मैंने इनपुट का नाम दिया था ईमेल, और मैंने इनपुट का नाम दिया था पासवर्ड। ठीक है, तो जो आपने इनपुट फील्ड नेम्स लिए थे, एग्जैक्टली वही फील्ड नेम आपको जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो ये आपको एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में वो फील्ड नेम इसकी की बन जाएगा, और जो उस इनपुट में आपने टाइप किया होगा वो उसकी वैल्यू होगा। ठीक है जी, तो परेशानी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इस यूआरएल पे इस फॉर्म को सबमिट किया, मैं यहाँ पर इस पेज को एक दफा फिर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश होने पे सेम आउटपुट जो पहले जब फॉर्म सबमिट करने पे आया था वही आ रहा है। अच्छा, एक चीज और खास बात जो यहाँ पर देखने की है, वो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर रहा हूँ, सबमिट पे आता हूँ। मेरे पास यूआरएल अब कुछ इस किस्म का है, लोकल होस्ट आज की डेट सबमिट डॉट पीएचपी, उसके बाद ये लग रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद ये मेरी फील्ड नेम, ये उसकी वैल्यू, उसके बाद M% एंड का साइन, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर M%, यानी जितनी फील्ड्स मेरे पास फॉर्म में है वो तमाम की तमाम फील्ड्स इस यूआरएल में एक्सपोज हो रही है, नजर आ रही है विद की वैल्यू, की और उसकी अगेंस्ट उसकी वैल्यू, यानी जो आप टाइप कर रहे थे फॉर्म के अंदर वो आपके यूआरएल के अंदर एक्सपोज होगी जब हमने मेथड यूज किया है गेट। अच्छा, अभी यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए इसको रोक दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी? मैं इसको साइलेंट करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मेथड गेट की जगह मैं यूज करता हूँ पोस्ट। ठीक है, वापस हम अपने इस पेज के ऊपर आते हैं। अच्छा, जब हम मेथड पोस्ट यूज करेंगे तो अब की दफा जो हम वेरिएबल यूज करेंगे फॉर्म से वैल्यूज उठाने का, वो गेट नहीं होगा, वो होगा $_ पोस्ट, और ये भी कैपिटल में लिखा था, और ये भी एक ग्लोबल एरे प्रीडिफाइंड पीएचपी का। अच्छा, यहाँ मैंने मेथड पोस्ट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू कर दी, जहाँ पे पीएचपी में इसको गेट करूंगा $_ पोस्ट। दोबारा चलते हैं हम अपने इस फॉर्म के ऊपर, वैल्यू देते हैं समथिंग, ईमेल, पासवर्ड समथिंग, और अब की दफा मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो मेरे पास आउटपुट सेम है, जो फील्ड नेम था उसके अगेंस्ट मुझे वैल्यू मिल गई, लेकिन अब की दफा अगर आप देखें तो यूआरएल के अंदर वैल्यूज जो है वो नजर नहीं आ रही, एक्सपोज नहीं। ठीक है, एक डिफरेंस कि जब आप मेथड पोस्ट या गेट यूज करते हैं, गेट जो है वो यूआरएल में वैल्यूज को एक्सपोज करता है, पोस्ट मेथड यूआरएल में वैल्यूज को नहीं भेजता। एक डिफरेंस। दूसरी बात ये है कि अब मैं यहाँ इस पेज पे खड़े होकर जहाँ पे मैं फिलहाल मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं एक दफा फिर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे ये जरा जो प्रॉम्प्ट है इसको देखें। अच्छा, जब मैंने गेट मेथड यूज किया था उस तब ये प्रॉम्प्ट नहीं आया था,
अच्छा मैं इसको ओके कर कंटिन्यू करता हूँ, दोबारा मैं इसी पेज पे हूँ और सेम वही वैल्यूज मेरे पास दोबारा आ गई जो मैंने एक दफा टाइप की थी। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अगेन जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा ये हर दफा मुझे पूछेगा कि जी जो आपने पहले फॉर्म फिल करके सबमिट किया था, तो वो फॉर्म की वैल्यूज मैं दोबारा रीसबमिट कर दूं इस पेज के ऊपर। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये दोबारा से उस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो पोस्ट और गेट में दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके केस में आप रीसबमिट करवाते हैं, गेट के केस में आपके पास यूआरएल में वैल्यूज होती हैं जो कि रीसबमिट नहीं होती। क्लियर? कोई सवाल यहाँ पे? तो अगर कोई सवाल नहीं है तो एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। है सर, पूछे सर। अच्छा चलिए मान लेते हैं जी। गेट का वो क्या है, वो समझ पर्पस। अच्छा अच्छा ये बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं बिल्कुल मान लेते हैं, किसी हद तक सही कह रहे हैं, बल्कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जब एग्जिस्ट करती है तो फालतू तो नहीं होगी। अच्छा अच्छा, इस सवाल के जवाब से पहले एक और सवाल ये है, लेकिन जब मैं यहाँ इस पेज पे मौजूद हूँ, मैंने एक दफा फॉर्म सबमिट कर दिया था, इस बात को गौर से सुन लीजिए। मैंने एक दफा फॉर्म सबमिट कर दिया है, अब मैं जब दोबारा पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये कंटिन्यू करने पे वही वैल्यूज दोबारा से मेरे लिए सबमिट कर देता है, जबकि मैं फॉर्म दोबारा से रीफिल नहीं कर रहा। एक दफा मैंने फिल किया था, मैं इस पेज पे आ गया, दोबारा ये कहता है कि जी वही वैल्यूज दोबारा आपके लिए इस पेज पे सबमिट कर दूं, मैं कंटिन्यू करता हूँ तो वही वैल्यूज जो मैंने एक दफा फिल की थी वो दोबारा इस पेज पे आ जाती हैं। वो वैल्यूज इस वक्त कहाँ है जहां से ये उठा के दोबारा रीसबमिट कर रहा है? सबमिट तो है, लेकिन सबमिट को वो कह रहे हैं कि जो आपने बचपन में फिल की थी वो मैं दोबारा वैल्यूज भेज दूं। कौन करेगा एडिट? मैं तो अभी इस पेज पे पीछे जाऊंगा तो दोबारा रीफिल या एडिट करूंगा ना। सवाल ये है कि यहाँ पे मैं ये पेज रिफ्रेश करता हूँ, ये कहता रीसबमिट कर दूं और वही वैल्यूज जो मैंने एक दफा फिल की थी, आंसर वैसे आ चुका, कुकीज में रखता है ये। जब आप मेथड पोस्ट और कुकीज में इसकी कुकीज की लाइफ बहुत कम होती है। अगर मैं इस पेज पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, नहीं जी मुझे नहीं करना, मैं डायरेक्ट यूआरएल पे जाके हिट करूँ तो क्योंकि फॉर्म पोस्ट हुआ नहीं है, यहाँ पे आपको ये एरे ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, और वो जो कुकीज बनी थी जब आपने फॉर्म से इस पेज पे आए थे, जैसे आपका पेज का यूआरएल चेंज होता है वो कुकीज खत्म हो जाती हैं। वो तब तक रहती हैं जब तक आप उस यूआरएल से मूव नहीं कर जाते किसी और यूआरएल पे। बात समझ में आई? तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन डिफरेंस है जो कि पता होना चाहिए। अच्छा अब सवाल ये है कि मेथड पोस्ट यूज करना चाहिए या गेट यूज करना चाहिए। और अच्छा बज़ाहिर सर ने जो कहा कि जी पोस्ट सिक्योर है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है, तो गेट का यूजेज क्या है या पर्पस क्या हुआ फिर? ठीक है, अच्छा हम मैं पहले अल्टीमेट एक आपको आंसर दे दूं, जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे हम हमेशा पोस्ट मेथड यूज करते हैं, गेट यूज नहीं करते, लेकिन गेट को यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर। उसकी एग्जाम्पल कोई अगर आपके पास हो? अच्छा उसकी एग्जाम्पल देने से पहले मैं पहले एक और काम कर लूँ, मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ कोड में, यहाँ पे मैंने मेथड किया गेट
और यहाँ पे भी मेथड कर दिया मैंने दोबारा से गेट। वापस मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, पेज रिफ्रेश कर देते हैं एक दफ़ा। ये वैल्यूज यूआरएल में एक्सपोज हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, इस यूआरएल के अंदर यहाँ पर मैं एक अपनी मर्जी से लिखता हूँ इज एडमिन इक्वल्स 1 और इस पेज को सबमिट करता हूँ। मैंने यूआरएल के अंदर एक और फील्ड ऐड की अपनी मर्जी से, नाम कुछ भी दे दिया, मुझे अच्छा लग रहा था इस एडमिन दे दिया और उसकी एक वैल्यू सेट कर दी 1 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये वैल्यू फॉर्म में नहीं थी लेकिन यहाँ इस पेज पे नजर आ रही है, जी। अलग से नहीं, उसी एरे में के अंदर आ गया, अलग से काम है। हाँ, उस एरे के अंदर जो गेट में इस वैल्यू का इजाफा हो गया। ये कैसे, फॉर्म में तो नहीं था। अच्छा जी, कुछ बात समझ, इससे क्या ये हुआ क्या? फॉर्म, इसने फॉर्म एडिट किया होगा, उसमें एक फील्ड बनाई होगी, उसको दोबारा से ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया होगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई। कैसे ही वो कामरान शाहिद साहब, डेटा तो उठाया, फॉर्म का उठाया ना, ये कहाँ से उठा गया? यूआरएल से उठाया। गेट मेथड, सॉरी, गेट वेरिएबल जो है, जब भी आपको अपने यूआरएल से किसी वैल्यू को गेट करना हो तो वो काम पोस्ट नहीं कर सकता, वो ये गेट का वेरिएबल करता है। अब वो चाहे फॉर्म सबमिशन के अंदर हो या कोई और तरीकाकार हो, अगर आपने अपने यूआरएल में से वैल्यू निकालनी है तो वहां पर मेथड यूज होता है गेट, या वेरिएबल यूज करते हैं आप $_ गेट, जब भी आप कोई यूआरएल से वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल कहाँ पे आती है या क्यों हमें जरूरत पड़ेगी ऐसी? जी सर, बहुत से, हाँ बिल्कुल, उसको एक, ठीक कह रहे हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल हम करते हैं ताकि ये बात मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, पोस्ट क्लियर, हम जब भी फॉर्म क्रिएट करेंगे हम मेथड यूज करेंगे पोस्ट, गेट यूज नहीं करेंगे, लेकिन गेट को हम इस सिनेरियो में यूज करेंगे जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे फॉर लिख लेता हूँ।
मैंने यहाँ पे एक लूप लिखा है सिंपल, एक वेरिएबल ले लिया लूप इक्वल्स 1, लूप लेस देन 10, लूप प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने एक एंकर का टैग बनाया है और इसमें मैंने href यानी कि लिंक जो दिया है, हाइपर लिंक जो दिया है, वो दिया मैंने प्रोडक्ट डिटेल डॉट php। उसके बाद मैंने खुद से क्वेश्चन मार्क लिखा, उसके बाद एक वेरिएबल नेम प्रोडक्ट आईडी pid इक्वल्स, इसको लूप की वैल्यू असाइन कर दी, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, मतलब सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा और उसके साथ इस लूप की वैल्यू को जोड़ दिया और यहाँ पे एंकर टैग बंद कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट बनी है 1 से लेकर 10 प्रोडक्ट्स की। अज्यूम कर लें ये आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है फॉर सपोज। अच्छा, अब इस पेज का यूआरएल जो बनता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल, वो बना प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट php प्रोडक्ट आईडी 1। इसका बना प्रोडक्ट आईडी 5। अब अज्यूम कर लें कि ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है। अब आप जिस प्रोडक्ट पे भी क्लिक करते हैं तो उसकी आईडी इस तरह आप किसी भी पर्टिकुलर पेज पे भेज दें। मैं इस पेज ये पेज भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब जब वो इस पेज के ऊपर जाएगा तो आप यूआरएल से उसकी आईडी गेट करेंगे, डेटाबेस में क्यूरी करेंगे, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स, इमेजेस, एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफिकेशन सब निकालेंगे और वो आप इस पेज के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शो करा देंगे। सेम काम आप इस प्रोडक्ट आईडी, जब इस पे क्लिक होगा तो इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी एंड सो ऑन जितनी भी आपके उस प्रोडक्ट, उसका एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनेगा। जब भी किसी प्रोडक्ट पे क्लिक होगा आप उसकी आईडी डिटेल पेज के ऊपर विद आईडी भेजेंगे, उस आईडी से आप उस पूरी प्रोडक्ट की डिटेल डेटाबेस से क्यूरी करके जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब आप इस पेज के ऊपर रेंडर करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो ये जो प्रोडक्ट आपको आईडी उठानी है वो आप उठाएंगे गेट से। ठीक है, तो यहाँ पर आप गेट को यूज करेंगे। फॉर्म सबमिशन के अंदर हम नॉर्मली पोस्ट को ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम इसका और है, वो मैं आपको बता देता हूँ सर। मेरे पास ये यूआरएल है। अच्छा, यहाँ इससे पहले एक काम करते हैं, मैं अपनी किसी उसको हटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ www.abc.com/। लेट सपोज ये मेरा एक्चुअल डोमेन है जिस पे मेरी वेबसाइट होस्ट हुई है। ठीक है, इसके बाद मैंने जब इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाई है, प्रोडक्ट डिटेल दिखाता हूँ, तो प्रोडक्ट का यूआरएल मैं बनाता हूँ। अच्छा, लेट सपोज ये 5 प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट नंबर 5 जो है, ये एक आईफोन है, आईफोन 6 प्लस है। लेट सपोज ये प्रोडक्ट थी आईफोन 6 प्लस और इसका यूआरएल है ये। ठीक है, अच्छा मेरे पास यूआरएल बना है, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे जो यूआरएल क्रिएट किए हैं वो ये किए। अब इस यूआरएल की बजाय मैं एक और यूआरएल क्रिएट करता हूँ
या इसको रिप्लेस करता हूँ, और इसको और रिप्लेस करता हूँ। अच्छा चले पहले फिलहाल इसको रिप्लेस नहीं करता। अब एक यूआरएल मेरे पास ये है, बिल्कुल वैलिड यूआरएल है, और एक यूआरएल ये है जो कि ये भी एक वैलिड यूआरएल है। इन दोनों पे आपको सेम डिटेल मिलती है, सेम प्रोडक्ट आईफोन 6 प्लस की आपको डिटेल मिलेगी। अच्छा अब अगर हम बात करें थोड़ी सी अदर देन कोर्स, हमारे पास एक फील्ड है जो कि वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एसईओ। जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा इसके अंदर एक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। ये कहते हैं ना मास भाई, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होते हैं, एसईएफ इन शॉर्ट, एसईएफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली यानी एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। अच्छा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है वो ये दूसरा वाला है, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन हैं चाहे वो गूगल हो क्योंकि नंबर वन मतलब टॉप पे है, याहू हो, बिंग हो, या और मशहूर जितने सर्च इंजन मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में, वो इस यूआरएल को रीड ही नहीं करेंगे। अब इस पे अगर आपकी 1000 प्रोडक्ट्स हो तो वो इस पूरे 1000 प्रोडक्ट्स की बजाय उसको कंसीडर करेंगे एक यूआरएल। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन क्वेश्चन मार्क के बाद नहीं पढ़ते, वो इसको पढ़ लेगा। ठीक है, और अगर इसको आपने और एसईओ फ्रेंडली और अच्छा यूआरएल बनाना है तो मैं अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा करूं, मैं चले वो भी रहने दें, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं आईफोन 6 प्लस। ये यूआरएल भी आपकी सेम काम ही कर रहा होगा, लेकिन अगर हम ये यूआरएल बनाते हैं तो ये एसईओ के रिस्पेक्ट से मजीद अच्छा यूआरएल है। यानी कि आपका जो टाइटल है या जो प्रोडक्ट आप कोई सर्च करेगा आईफोन 6 प्लस, तो चांसेस हैं कि शायद आपकी ये, खैर और बहुत सारी टेक्निक है, ऐसे यही नहीं है कि आप यूआरएल में टाइटल डाल देंगे तो आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए और बहुत सारी टेक्टिक्स हैं, बहुत सारे काम मजीद करने पड़ते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कि अगर आपके इन ये तीनों यूआरएल्स को कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में बेहतर यूआरएल जो है वो सबसे आखिरी वाला है इस प्रोडक्ट के लिए। मजीद बेहतर भी किया जा सकता है लेकिन फिलहाल हम यहीं तक रहते हैं। ठीक है, तो ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स भी हम जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है और इसको इस हिसाब से ही डेवलप करना पड़ता है। ऑल्दो कि ये भी सेम बेस पे हम यही काम, चाहे आप ये यूआरएल हिट करें, चाहे आप ये यूआरएल हिट करें या ये यूआरएल हिट करें, ये सेम पेज कॉल हो सकता है इन तीनों यूआरएल्स के ऊपर। वो कैसे होता है मैं सिर्फ उसका नाम आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपाची की का एक मॉड्यूल है, मॉड मॉड रीराइटिंग का एक मॉड्यूल हम अपाची अपाची जो वेब सर्वर है इसका एक मॉड्यूल यूज करते हैं रीराइटिंग का, जो हमें देता है एक एचटी एक्सेस, जिस एचटी एक्सेस में हम अपने रूल्स लिखते हैं, कंडीशन और रूल्स डिफाइन करते हैं कि अगर ये यूआरएल है तो इसको किस पेज पे भेजना है। अगर आपको कभी शौक हो इसका तो आप इसको अपने तौर पे पढ़ लीजिए।
लेकिन भारत ये काम जो हमने करना है कि मैंने आपसे कहा ये तीनों यूआरएल्स सेम पेज को टारगेट कर सकते हैं। ये काम होगा इस अपाची के मॉड रीराइटिंग मॉड्यूल से, जो कि ST में रूल्स लिखवाता है आपसे, यानी कि आप खुद लिखेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ पे? कोई सवाल नहीं? एजेक्स में काम इस तरह से नहीं हो रहा होता जिस तरह फॉर्म सबमिशन के ऊपर प्रॉपरली कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कंट्री लोड की तो कंट्री के अगेंस्ट उस कंट्री की स्टेट्स आ जाती हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो एजेक्स को आप फॉर्म सबमिशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मेथड गेट पोस्ट यूज हो रहा होगा। मैं तो आपको बात बता रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग जहाँ पे करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट डिटेल के पेज से फॉर्म सबमिशन गेट और पोस्ट और एजेक्स के थ्रू, दोनों काम एजेक्स के थ्रू हो सकते हैं। और वहाँ पे आप चाहे मेथड गेट यूज करें या पोस्ट यूज करें, वो एजेक्स का अपना एक तरीका कार है, वो भी हम देखेंगे। तो उसमें फॉर्म सबमिट नहीं होता। लेकिन जब आपको पेज एक्चुअल में सबमिट नहीं होता, लेकिन बैकएंड पे सबमिट होता है, वो पेज रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन वो वैल्यूज आपकी ट्रेवल कर रही होती हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। वैल्यूज तो जा रही है ना, ट्रेवल तो कर रही है। खैर उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? फॉर्म में, इसलिए हम फॉर्म में रखते नहीं, मतलब फॉर्म में मेथड गेट यूज करते नहीं, लेकिन आसानी होगी। चलिए कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मुझे आपसे वैसे भी नफिक, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा काउंटर पता चल रहा है। अच्छा, ये जितने लोग जॉब करते हैं इनमें से कितनों को हफ्ते के रोज भी जॉब पे जाना होता है? चलिए जी, सब खुश नसीब है। अच्छा जी, मैं बेसिकली इस वजह से पूछ रहा हूँ कि मैं एक या दो एक्स्ट्रा क्लासेस रखना चाह रहा हूँ, और वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को ही होंगी। लेकिन सैटरडे को अगर होती हैं, अच्छा मुझे इसके हक में वोट दीजिए, अगर हम सैटरडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास रखें जो कि शुरू होगी 6 बजे से या 6:15 बजे से। नहीं नहीं सर, थोड़ा और पहले कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, आसानी रहेगी ना, 8 बजे आप ऑफिस चले आएंगे। अच्छा, सुबह का नाश्ता नहीं बना के देना पड़ेगा आपको घर पे। 6 बजे से 9 बजे तक या 8:30 8:30 बजे तक कर लेते हैं। शाम की सर, ऑफ कोर्स शाम की। मैं लोरी सुनाऊंगा आपको, कोई परेशान नहीं। ट्रेड की तो छुट्टी भी जल्दी रहती है। अच्छा, कितने लोग इसके हक में हैं कि जी इतने बजे क्लास रख ली जाए सैटरडे को?
जरूरी नहीं कमिंग सैटरडे हो, अगर आपकी कोई कमिटमेंट है, पिकनिक पे जाना है, घर वालों के साथ जाना है। चलिए, कितने लोग जाते हैं नहीं हो? टीम के लिए ज़्यादा परेशान कर। चलिए ठीक है, नहीं लेंगे भाई, सैटरडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। चैप्टर क्लोज। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप लोग बराए मेहरबानी एक एक पेज निकाल लीजिए। 15 मिनट का हमारे पास एक अदद क्विज है जो कि मैं पिछली 2 संडे से संभाल रहा हूँ। आज हम एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया रिलीफ, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।